मे आई कम इन सर? So tell us about yourself first. ओके सर, मेरा नाम प्रगति यादव है। मैं झांसी से हूँ। मैंने अपना हाई स्कूल 2007 में, इंटर 2009 में और स्नातक की परीक्षा मैंने 2012 में कंप्लीट की है। स्नातक के दौरान मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एनसीसी को भी ज्वाइन किया था और वर्तमान में मैं रेलवे में, पश्चिम मध्य रेलवे में गुड्स गार्ड के पद पर तैनात हूँ। Sure, that's very interesting. Goods guard. So, do you feel scared at times when the train stops at a place very dark, lonely? सर एक बार हुआ था ऐसा इंसिडेंट। मेरा जो स्टेशन है वो सागर स्टेशन है मध्य प्रदेश में। तो एक नरियावली जो स्टेशन है वहाँ से मुझे गुना के लिए गाड़ी लेके जाना था और मुझे सुबह 11 बजे कॉल आई कि वहाँ से स्टेशन से ट्रेन उठानी है और मतलब ट्रेन के साथ जाना है। तो मैं 11 बजे नरियावली पहुँचती हूँ, अपने लोको पायलट जो मेरा साथ में कलीग थे। तो वहाँ पे मुझे रुकते रुकते शाम को 6 बज गया और मेरे ड्यूटी आवर्स भी कंप्लीट होने वाले थे और मैंने इन्फॉर्म किया उनको कि सर मेरा ड्यूटी आवर भी कंप्लीट होने वाले हैं और फिर उसके बाद मुझे दमोह जाना है तो लेट हो जाएगा, तो सर आप नेक्स्ट स्टेशन पे क्रू चेंज कर दीजिए। तो बट जो भी उनको कम्युनिकेशन में जो भी वो ना समझ पाए हों तो मुझे दमोह जाना पड़ गया। फिर अचानक से जो सिग्नल होता है होम सिग्नल, उससे लगभग 1 किलोमीटर पहले गाड़ी को रोक दिया गया और एकदम अंधेरा था सर। और चूंकि उस समय मैंने सोचा, मैं डरी थोड़ा सा, मैं सोचा कि मैं गेट बंद कर दूं। फिर मैं ये डरी कहीं ऐसा ना हो कि मैं गेट बंद कर दूं फिर वो खुले ना या फिर कुछ भी, लेकिन फिर मैं चुपचाप बैठी रही। फिर थोड़ी देर में ट्रेन स्टार्ट हुई, चल दी, बस यही। तो जो क्रू की कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या 5 सजेशंस आप देंगे? सर जैसे मैं अपने बारे में चूँकि मैं जो जॉब कर रही हूँ मैं उसके बारे में कह सकती हूँ कि सर जैसे अगर लड़कियों नहीं, वैसे लड़कों के बारे में भी अगर मैं सोचूंगी तो वहाँ सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा है कि जैसे अगर रात में भी, क्योंकि जो गेट्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर कुंडी या वो सब चीज़ें नहीं होती, अगर क्योंकि कई बार लूटपाट की घटनाएं भी देखी गई हैं। जो मेल गुड्स गार्ड होते हैं पर्स छीन लेते हैं लोग या कुछ भी, कोयला चोरी भी रास्ते में मैंने देखा है। और इसके अलावा एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर वहाँ टॉयलेट की है। वहाँ पर जो मेल के लिए भी वो टॉयलेट वाला इन्वायरमेंट ठीक नहीं है। तो वो सब चीज़ें मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें में सुधार होना चाहिए। एनीथिंग इन रनिंग रूम? रनिंग रूम एक्चुअली सर मेरी साइड से जो रनिंग रूम था मुझे गुना की साइड जाना पड़ता था और वहाँ पे 2 साइड की ड्यूटी थी, तो वहाँ रनिंग रूम ठीक था, कोई ऐसा इशू नहीं था। ओके, एज ए रेलवे पर्सन यू टेल मी हाउ रेलवेज आर डूइंग। सर रेलवे 2 तरह से सेवाएं दे रही है, एक तो माल सेवाएं दे रही है और एक यात्रियों के लिए सेवाएं दे रही है। और इसके अलावा क्या होता है कि सर जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ कच्चे माल की आपूर्ति। करंट पोजीशन, डू यू थिंक दैट दे आर डूइंग ग्रेट? सर कुछ चीज़ों में सेवाएं अच्छी हुई हैं और कुछ चीज़ों में अभी भी काम बाकी है। 5 पॉइंट्स एंड -5 पॉइंट्स। सर +5 पॉइंट में सर इस तरह से, जैसे जो अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है ताकि जो मालगाड़ी है उनके लिए अलग से व्यवस्था हो और उनके लिए विलंब उनका ना हो। और यात्री गाड़ियों के लिए जो बायो टॉयलेट बन रहे हैं उनकी स्वच्छता के लिए काम किए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन का जो काम हो रहा है, ताकि जैसे मैंने एक बजट का भाषण सुना था जिसमें जो हमारी रक्षा मंत्री जी वो निर्मला सीतारमण जी का कहना था कि आने वाले सालों में 50 लाख लगभग निवेश की आवश्यकता है। तो वो पूंजी आधार बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ प्राइवेट ट्रेन चलाई जा रही हैं, हाई स्पीड ट्रेन चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं। सर नेगेटिव तो सबसे ज़्यादा रेल दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं यहाँ पर। कई बार दुर्घटनाएं हो रही, महिलाओं की सुरक्षा से भी कई बार हमें समझौता करना पड़ता है। चेन स्नैचिंग या फिर लूटपाट की भी घटनाएं देखने को मिलती है। यात्री गाड़ियों से माल चोरी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो महिला यात्रियों के डिब्बे वहाँ पे पुरुष यात्री चढ़ जाते हैं, दिव्यांगजन के जो डिब्बे हैं वहाँ पे नॉर्मल लोग बैठ रहे हैं। तो इस तरह की जो डेली टू डे प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं लोग। आप कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, टेल मी कुकिंग करने के टाइम अपार्ट फ्रॉम टेस्ट और क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? अपार्ट फ्रॉम, सबसे पहले सर अपार्ट फ्रॉम टेस्ट, मुझे लगता है टेस्ट से भी पहले उसकी हेल्थ और न्यूट्रिशंस वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। व्हाट एल्स? न्यूट्रिशंस वैल्यू, जो भी एक संतुलित भोजन रहता है। और क्या चीज़ सर, संतुलित भोजन हो और इसके अलावा टेस्ट। अदर देन द टेस्ट एस्पेक्ट, आपने बोला न्यूट्रिशन वैल्यू पे, इज देयर एनीथिंग एल्स जिस पर ध्यान देना चाहिए? उसकी स्वच्छता, साफ सफाई मतलब किस विधि से उसको बनाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ हो वो भोजन। ओके। प्रगति पोर्टल के बारे में सुना है आपने? हाँ सर, सुना है।
जहाँ तक मैं समझ रही हूँ सर, ये ICT बेस्ड 3 डायमेंशनल प्लेटफॉर्म है, जिसमें प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय सचिव और राज्य स्तर के जो सचिव होंगे, ये तीनों मिलके जो केंद्र और राज्य की योजनाएं चल रही हैं उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे और उनको टाइमली इम्प्लीमेंट हो सके इसके लिए वो सुझाव देंगे या प्रयास करेंगे। उज्ज्वला योजना क्या है? उज्ज्वला योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए सब्सिडी बेस्ड सिलेंडर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो जो पारंपरिक ईंधन है चूल्हे वगैरह का यूज़ ना करें, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। आप बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र से आती हैं, तो वहाँ के ग्रामीण समाज में महिलाओं को जिन विशेष 3 समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से मैं पूछना चाहूँगा, वो आप बताइए। सर सबसे पहले तो पानी, क्योंकि वहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है और पिछले यदि जैसे हम 2007 के बाद देखें तो जो एक रेनी सीज़न होता है वो 54 दिन का था, वो अब 27 दिन तक सिमट कर रह गया है। तो पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है वहाँ पर। और दूसरी बात क्या है कि सर कि जैसे एक चूँकि पितृसत्तात्मक समाज है, तो जो डेली बेसिस पे जो महिलाओं को प्रॉब्लम आती है, जैसे उनके पास दोहरा भार रहता है, एक कृषि कार्य भी रहता है और घर का कार्य भी रहता है, और उनके कृषि कार्य की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। और फिर दूसरी बात, एक उनकी साक्षरता दर उतनी अच्छी नहीं है। और बस सर। अभी एक राज्य है जिसने जल अधिकार को लेकर के कानून बनाने की शुरुआत की, कौन सा राज्य है? अच्छा, इसमें क्या प्रावधान रहेगा, कुछ बताएंगे? सर एक्चुअली मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं, बट एक आइडिया लगा सकती हूँ कि मुझे लगता है कि सबको स्वच्छ पेयजल समय पर सुलभ हो, इस तरह का कुछ होगा, और भूजल का प्रबंधन बेहतर हो ताकि वाटर रिचार्ज सही से हो, पानी समस्या खत्म हो सके। ये मी टू कैंपेन क्या है? सर एक सोशल मीडिया का अभियान है जो पश्चिमी सभ्यता से शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत क्या था, जो महिलाएं थी उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी कोई यौन व्यवहार से संबंधित किसी तरह का जो इंसिडेंट उनके साथ घटा हो, तो वो उसको प्रत्यक्ष करने का था, एक तरह की मुहिम थी। अच्छा, कई बार इसमें ऐसा देखा गया है, जैसे बहुत से सदस्यों ने कहा है कि ये उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास है, मी टू कैंपेन। एक महिला होने के नाते आप इस पे क्या सोचती हैं? जैसे जब आपके काम का समय था और जब आप करियर में अपने CS पे थे, तब आपने कोई कंप्लेन नहीं की, और उसके बाद जब अब आप रिटायर्ड हो चुकी एक तरह से या अपने उस वर्किंग प्लेस पे नहीं है, तब आपने ये एलिगेशन लगाया। तो क्या ये ठीक है ऐसा करना? सर मुझे लगता है ठीक है, कोई भी अगर कोई दुर्व्यवहार कभी भी हुआ है, तो अगर कोई दोष है तो उसको अपराध को जाहिर होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी समय हो सकता है उस समय परिस्थितियाँ किसी अलग तरह की रही हो, उस पर किसी तरह का दबाव हो, वो भयवश या डरवश वो चीज़ ना बता पाई हो, और जब उस कंफर्टेबल हो या जब उसे लगा कि बताना चाहिए तो बताना चाहिए, अपराध को खुलना ही चाहिए। अवनी चतुर्वेदी के बारे में सुना है आप? हाँ सर सुना है। सर वो एयरफोर्स की फाइटर पायलट है, पहली लड़ाकू विमान जो उड़ाएंगी हमारे देश की पहली महिला। अच्छा, अभी भी ओवरऑल वुमेंस को किसी भी काम को करने से पहले, खास तौर पे वो जो पुरुषों के लिए रिजर्व माने जाते हैं, किन समस्याओं को बारे में सोचना पड़ता है, या डरती हैं कि नहीं ऐसा काम नहीं करना चाहिए हमें, ये कम से कम आप ज्वाइन नहीं करना चाहिए? सर मुझे ऐसी कोई, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव में देखूं तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं पुरुषों के फील्ड में आके काम करूं। बस मुझे जैसे जो बेसिक जो सेफ्टी है, जो मेरे मानव अधिकार हैं कि मुझे टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था दी जाए, या फिर मुझे जो सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं अगर वो कंप्लीट करते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं पुरुष के क्षेत्र में आके उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँ। क्या आप करेंगे सिस्टम में जाने के बाद में कि आप जैसे ही 1000 कैंडिडेट कम से कम आए आपके इस तरह की फील्ड्स को ज्वाइन करें, शासन को, रेलवे को, अदर्स, क्या कोई आपके पास 2-3 ऐसे खास चीज़ें हैं जैसे जाते ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे उसको? मतलब सर बहुत सारे काम है, लेकिन फिर भी कुछ इस तरह से कि सर मैंने खाने की बर्बादी बहुत ज़्यादा देखी है। मतलब हम अपने डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं कि बहुत सारा खाना बर्बाद होता है। तो एक आइडिया सोचा था मैंने कि जैसे जहाँ भी मुझे अगर सरकारी आवास होगा या फिर जो भी एक ऑफिसर्स कॉलोनी जैसे अगर होती है, तो एक जो NGOs होती हैं जो हमारी, तो उनके माध्यम से मैं क्या करूँगी कि जो उनका डेली बेसिस पे जो खाना होगा मैं उसको कलेक्ट करवाऊँगी, और फिर उसको जो बहुत ज़्यादा भूखे लोग हैं उनको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो इससे वो खाना बर्बाद भी नहीं जाएगा और जो लोग उचित मतलब जिनको ज़रूरत है उनको मिलेगा भी। और उसके अलावा सर मैं ये मतलब मेरा एक मॉडल है ये करवाने का। और इसके अलावा जो सभी लोग कहते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, इस तरह के जो मेरे क्षेत्र रहेंगे जिस पर मैं विशेष रूप से ध्यान देना चाहूँगी।
महिला सशक्तिकरण को आप कैसे परिभाषित करेंगे संक्षेप में? मुझे लगता है सर, ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता है अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में और अपने व्यक्तित्व विकास में। आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, आपको क्या पढ़ना है, आपको किससे शादी करनी है, आपको अपना जीवन किस तरह से जीना है। लेकिन उसका भी एक दायरा है सर, कि मतलब वो स्वतंत्रता अति स्वतंत्रता या में ना बदल जाए। मतलब आप अपने मर्यादित होके अपने अधिकारों का भरपूर प्रयोग कीजिए और समाज में अपने परिवार के लिए एक बेहतर योगदान दीजिए। अच्छा, ठीक है सर। अभी आपने महिलाओं के दायरे के बारे में बात की। और दायरा शब्द का प्रयोग महिलाओं के लिए क्यों किया जाता है? सर, ये ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें, जैसे वैदिक काल में तो फिर भी थोड़ा बहुत महिलाओं के लिए अधिकार दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे जो परंपराएं, पाखंड, अंधविश्वास, इस तरह की चीज़ें आई, तो पितृसत्तात्मक सोच हावी हुई। इसके अलावा मध्यकाल में जो आक्रमण हुए, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सुरक्षा जैसे वो आने लगे, सुरक्षा जैसे मुद्दे सामने आने लगे। तो महिलाओं के प्रति थोड़ा सा उनको पर्दे में रखना, एक दायरे में सीमित रखना माना गया। और सबसे पहली बात कि महिलाओं को अपने घर के सम्मान से जोड़ दिया गया कि वो लोग जॉब नहीं कर सकती, क्या हम लोग उनको पाल नहीं सकते या पोषण नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, तो उनके अधिकारों को सीमित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। What is 297246? 297246 सर, ये मेरा रोल नंबर है, और अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मेरी इससे किस्मत बदल जाएगी। 1991 की मुख्य घटनाएं क्या क्या है? सर, 91 में बेसिकली जो सबसे बड़ी घटना हुई थी, वो आर्थिक सुधार हुआ था हमारे यहाँ। उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण की संकल्पना श्री मनमोहन सिंह जी ने जो लाकर दी थी। ओके, उससे देश को क्या फायदा हुआ? सर, उससे जो भुगतान संतुलन की समस्या हो रही थी, वो समाप्त हुई। हमें IMF और वर्ल्ड बैंक से ऋण मिलना हुआ। और इसके अलावा उद्योगों को थोड़ा सा, उनको जो उनमें कड़े कानून लगाए गए थे, लाइसेंस व्यवस्था को ख़त्म किया गया, और इससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पूंजी प्रवाह हुआ और रोजगार में परिवर्तन हुआ। इसके अलावा महिलाओं की जो स्थिति थी, उनमें भी परिवर्तन आया। महिला अधिकारों की बात होने लगी, मानवाधिकारों की बात होने लगी, और कुल मिला के पूरा एक सामाजिक जो समावेशी विकास होता है, जिसमें दलित सशक्तिकरण की भी प्रयास किए गए, तो एक समग्र विकास के रूप में। चलिए ठीक। आप 2012 में आपने कंप्लीट किया और 2018 में आपने ज्वाइन किया। ये बीच में 6 साल आप क्या कर रही थी? सर, एक्चुअली वो 2018 में ज्वाइनिंग हुई, लेकिन वो जो फॉर्म था वो 2015 का था सर। और बीच में इस दौरान मैं अपनी तैयारी करी थी। मैं लगातार मेंस दे रही हूँ 2015 से 16 में, मतलब 15 और 16 में मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, इस टाइम क्लियर हुआ है। और इस दौरान मैं बीच में रेलवे से पहले यहाँ पर एक GS हिंदी की कोचिंग थी सर, तो उसमें मैं अपने टाइम पे जो PT की क्वेश्चंस होती थी, मैं वो बनाकर उनको सेंड करती थी अपने घर से। कंटेंट में थोड़ा सा काम किया है मैंने। ओके, आपकी हाइट कितनी है? सर, 5 फीट 4 इंच। 5'4" है आपका। चलिए ठीक। अ, विशाखा गाइडलाइंस क्या है? सर, विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी। महिलाओं को क्या कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न होता है, तो उसके लिए किस तरह के मानक या दिशा निर्देश स्थापित किए जाएंगे। तो उसके अंदर ये आंतरिक समिति की बात की गई थी, जिसमें यदि कोई महिला किसी यौन व्यवहार से पीड़ित है, तो वो उसमें शिकायत करेगी, और उसमें महिला सदस्य भी होगी। वर्तमान स्थिति क्या है विशाखा गाइडलाइन? सर, वर्तमान में विशाखा गाइडलाइन, जैसे अगर मैं अपने संस्थान में देखूं, तो इस तरह का मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि महिलाओं की शिकायत के लिए स्पेशली कुछ एक शिकायत पेटी थी, मतलब, लेकिन वो मेरे डिपार्टमेंट से नहीं थी, वो लोको पायलट के डिपार्टमेंट से थी, वो जनरल शिकायत पेटी थी। लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशली तो मेरे। तो एक जागरूक महिला होने के नाते आपने क्या कदम लिया? सर, मैंने बात की थी एक बार, लेकिन उसको इतना ध्यान नहीं दिया गया। तो उसके बाद आपने छोड़ दिया? चलिए, अगर इसमें कुछ करना होगा तो आप क्या करना चाहेंगे? विशाखा गाइडलाइन में सर, जैसे अगर बनती हूँ SGM या जो भी बनती हूँ मैं, तो सबसे पहले मैं इसके बारे में एक जागरूकता फैलाऊंगी। जो मेरे कर्मचारी मेरे साथ मेरे सहभागी होंगे, उनको इसके बारे में अवगत कराऊंगी। जो भी जैसे कार्यालय होंगे, उसमें जैसे पोस्टर्स वगैरह के माध्यम से इसके क्या क्या प्रावधान है, आप कहाँ जा सकते हो, किस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, इस तरह के द्वारा मैं इसमें जागरूकता फैलाऊंगी और प्रोत्साहित करूंगी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर इस तरह। इस बार के इलेक्शन में महिलाओं से संबंधित सबसे अच्छी बातें क्या रही? सर, इस बार सबसे अच्छी बात तो ये रही कि जो हमारे इस बार लोकसभा सांसद जो रही, सबसे ज़्यादा महिलाएं रहीं। पिछले चुनाव की अपेक्षा 78 महिलाएं लगभग प्रतिनिधि चुनकर गई हैं सर। और वोटिंग रेशियो महिला पुरुष का? सॉरी, ये नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं।
लगातार वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात हो रही है, सरकार निरंतर काम भी कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार महिलाओं के लिए क्या-क्या योजनाएं चला रही है? महिलाओं के लिए सबसे पोषण के लिए सबरी संकल्प योजना चलाई गई है और इसके अलावा एक कन्या सुमंगला योजना है जो अभी बजट में जिसका वो उल्लेख किया गया था। इसके माध्यम से था कि 15,000 रुपये महिलाओं के जन्म से लेकर स्नातक तक उनको किस्तों के माध्यम से उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा उनकी सुरक्षा के लिए पिंक बस सेवा शुरू की गई है और इसके अलावा महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान की भी पिछले वर्ष को भी चलाया गया था। और सर भाग्यश्री योजना क्या है? भाग्यश्री सॉरी सर नहीं। अच्छा, महामना गौ ग्राम योजना क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? गौ ग्रामीण योजना सर, इसमें गौवंश के संरक्षण के लिए बात की गई है कि उनका संरक्षण हो, जो आवारा पशु हैं उनको उचित देखभाल मिले। राशि आवंटन की गई है इसके लिए? सॉरी सर। ठीक है। समाजवादी पेंशन योजना क्या है? समाजवादी पेंशन सामाजिक सुरक्षा योजना है जो वृद्धावस्था में दी जाएगी सर। एक्चुअली ज़्यादा जानकारी नहीं है सर। चलिए ठीक है। एनसीसी आपने ज्वाइन किया हुआ था, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भारत में एनसीसी का क्या योगदान है? सर एनसीसी का योगदान ये एक युवाओं को तैयार करती है सर। इस वजह से इसका एक ध्येय भाग है एकता और अनुशासन। और जब भी मैंने इसे कैंप वगैरह किए हैं तो हम लोग को मिलकर उसके कैंपेन करनी होती थी। हम लोग साथ में अपने वो टेंट लगाते थे तो एक एकता की भावना आती थी। साथ में परेड वगैरह की है, योग प्राणायाम, फर्स्ट एड और आपदा राहत में किस तरह की हम लोग भूमिका निभा सकते हैं। कुछ साहसिक कार्य भी किए हैं जैसे माउंटेन ट्रेकिंग। इस तरह के माध्यम से हम लोगों को एक प्रशिक्षित युवाओं की फौज तैयार की जाती है जिसके माध्यम से कभी जरूरत पड़ने पर इनकी सहायता। क्या है एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन। स्थापना कब की गई थी? 1948 में सर। युद्ध के दौरान कोई कंट्रीब्यूशन रहा है एनसीसी का? सर ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं पता है कि अभी रहा है या नहीं, लेकिन इनका उपयोग हम युद्ध के दौरान सर, लेकिन इसकी जो ट्रेनिंग है उस लेवल पे नहीं होती कि हम युद्ध के दौरान हम बिल्कुल मोर्चे पर इन लोगों को भेज दें। बहुत बेसिक। एनसीसी की आवश्यकता क्यों पड़ी भारत को? की आवश्यकता मतलब आर्मी के बारे में जागरूक करने के लिए, कुछ व्यक्तित्व विकास के लिए, युवाओं को जागरूक करने के लिए। चलिए ठीक है। आप रेल से हैं तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि भारत में जो पहला रेल चला था कितने किलोमीटर था उसका? सर शायद 6 किलोमीटर, मुंबई से ठाणे 1853 में चढ़ी। 6 किलोमीटर। और जो पहला मेट्रो रेल चला था भारत के अंदर वो किसके किसके बीच में चला था? सर ये नहीं पता, बट ये पता है कि कोलकाता में स्टार्ट हुई थी। तो कोलकाता मेट्रो रेलवे को भारत का कौन सा जोन डिक्लेयर किया गया है? सॉरी सर नहीं मालूम है। ठीक। भारत में सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है? अभी तो हिमसागर एक्सप्रेस थी, अभी कुछ नाम चेंज हुआ है उसका सर, रिकॉल नहीं हो रहा है, बट पता था उसके बारे में। जो पूर्वोत्तर से कन्याकुमारी तक चलती है। पहले हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से ऊपर श्रीनगर या ऊपर तक जाती थी कश्मीर में, लेकिन ये पूर्वोत्तर से जाती है। हाँ, डिब्रूगढ़ से नीचे कन्याकुमारी तक जाती है। हाँ सर, लेकिन नाम ध्यान नहीं आ रहा। विवेक एक्सप्रेस या कुछ ऐसा कुछ नाम था। चलिए ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ पे आपस में मिलता है? यहाँ से भी मिलता है। कितनी लंबाई है इसकी? लंबाई नहीं मालूम। नहीं पता आप। चलिए लास्ट क्वेश्चन। सपोज करिए कि आप झांसी में एज ए एसडीएम पोस्टेड हैं और आपके जो सीनियर्स हैं आपके ऊपर दबाव डालते हैं, आपके रिलेटिव ही वो फाइल आपके पास लेकर आते हैं, उसमें बहुत सारी अनऑथराइज चीज़ें हैं जिनको अगर आप पास करती हैं तो शायद आप अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर न्याय नहीं कर पाएंगी तो हो सकता है कि आपके रिलेटिव से या आपके घर का माहौल ख़राब हो जाए और उसके लिए आपका सीनियर भी आपके ऊपर दबाव डाल रहा है। ऐसी स्थितियों का सामना आप कैसे करेंगी? सर पहली बात तो जो मुझे पद से दायित्व, जो मुझे कर्तव्य है, मैं उस पर अडिग रहूंगी। और अगर पारिवारिक माहौल ख़राब हो रहा है तो पारिवारिक माहौल, विशेषकर जो हमारे जो करीबी परिवार में सदस्य होते हैं जैसे माता पिता भाई बहन, इनसे हमें ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं इनको समझाने का प्रयास करूंगी और मैं अपने पद के दायित्व से बंधे रहने की प्रतिबद्धता के बारे में उनको जानकारी कराऊंगी और उन्हें समझाने का प्रयास करूंगी कि मेरे जॉब को मैं अपनी सत्यनिष्ठा के साथ कर सकूं। मुझे ऐसा माहौल तैयार कीजिए। ओके, ये फ्लैग आपके सामने लगा हुआ है, कुछ 5 बातें इस फ्लैग के बारे में बताइए। सर 5 बातें हैं सर। एक तो ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें सर इसका ये जो चक्र है अशोक चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां हैं। ये प्रगति को प्रदर्शित
कॉमन बातें छोड़कर। कॉमन बातें छोड़ के सर कॉमन ही पता है सर। राष्ट्रीय ध्वज संहिता जो है इसको मतलब राष्ट्रीय ध्वज संहिता का निर्माण किया गया है इसके सम्मान के लिए कि जैसे जब हम 15 अगस्त या 26 जनवरी पे जब हम ध्वज लेते हैं तो उसको हम यूं ही फेंक ना दें या वो किसी तरह से उसका अपमान ना हो, तो उसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें। और सर और प्लास्टिक वगैरह के ध्वज बनाने पे पाबंदी वगैरह सब कुछ लगाई गई है सर। इतना ही सर, इतना ही पता है सर। ये बताइए कि बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है, ठीक है ना, अहमदाबाद से बॉम्बे के लिए, एंड इट विल कॉस्ट ए फॉर्च्यून, लॉट ऑफ मनी विल बी स्पेंट। तो डू यू थिंक दैट वी शुड बी गोइंग फॉर बुलेट ट्रेन्स? शुड वी नॉट बी इम्प्रूविंग द सर्विसेज ऑफ आवर एग्जिस्टिंग ट्रेन्स? वही ज़रूरत है, हमें हाई स्पीड और सेमी स्पीड ट्रेन की भी ज़रूरत है, क्योंकि इससे एक तो रोज़गार बढ़ेगा, क्योंकि जब उसके लिए हम कॉरिडोर का निर्माण करेंगे या फिर उसके जो इंजन होगा या उसके डिब्बे का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उसकी पटरी के मेंटेनेंस के लिए हमें अतिरिक्त रोज़गार की आवश्यकता भी होगी, तो वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। But ultimately, the entire country will end up paying for this Ahmedabad to Bombay. The users. नो सर, बट और भी चीज़ें तो हो रही हैं सर। फ्रेट कॉरिडोर का भी तो विस्तार हो रहा है, स्वच्छ भारत। मैं सिर्फ बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूँ कि जो उसका 1 लाख करोड़ का खर्चा है, it will be finally borne by the entire country, and users will be only between Ahmedabad and Bombay. Why I am staying in Ghaziabad? Why I should be paying for bullet train? सर वो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह है, अगर वो सफल होता है तो वो देश के अन्य क्षेत्रों में भी किया जाएगा ना, तो सर वो सभी को लाभान्वित करेगा। तो should we have bullet train? आई थिंक करना चाहिए सर। My last question: should we do away with guards in goods train? Why we should have guards? सर क्योंकि जो गार्ड रहता है वो पीछे से ट्रेन की स्थिति का पता लगा के लोको पायलट से कम्युनिकेट करता है। जैसे जब कोई मोड़ आता है गोलाई में तो फिर हम लोग जो उसका रिंग वो व्हील होता है उसको देख के बताते हैं कि उसमें कोई फ्लैट टायर तो नहीं, कहीं धुआं तो नहीं निकल रहा। इस तरह की चीज़ें हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। इसके अलावा जो बगल से कोई ट्रेन जाती है तो उसका भी हम लोग देखते हैं कि उस ट्रेन में कुछ इस तरह की चीज़ें तो नहीं है कि आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ। तो साथ में आने वाली ट्रेन और अपनी ट्रेन के साथ कम्युनिकेट करके हम लोग बेहतर संचालन की व्यवस्था करते हैं। तो गार्ड होने चाहिए। गार्ड होने चाहिए, बट सर अभी एक नई व्यवस्था आ रही है जिसके तहत गार्ड को हटा दिया जाएगा। कुछ बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं पता, बट मशीनीकरण किया जा रहा है पीछे के ब्रेक वैन के डिब्बे में, तो उससे गार्ड की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पद खत्म करने। टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस गार्ड। हाँ सर, टेक्नोलॉजी तो आजकल सभी को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, सो इंटरव्यू इज ओवर। ओके, थैंक यू सर।